अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर. So viewers, I was experiencing a sort of technical issue because of which the pictures, the slideshow, the presentation was not being available to you and only the voice was being displayed. So there was a sort of audio visual delay. So I have decided to change the mode of presentation and now I am live with a different methodology. I hope that you are going to compromise on this. There was some technical fault, but I assure you that you are going to love this slideshow. इंशाअल्लाह उल करीम ये प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी रहेगी, आप लोगों के लिए सीखने के लिए रहेगी. ठीक है, तो आपने जो टेक्निकल फॉल्ट थोड़ा सा आया है उसकी वजह से आपने परेशान नहीं होना और हमारे साथ रहिएगा. सो द फर्स्ट स्लाइड डिपिक्ट्स दैट हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है KHRMS की लेक्चर सीरीज़ है, इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है और लेक्चर नंबर 1 जो हमने चूज़ किया दैट इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड इट्स फ्यूचर इम्पैक्ट्स. I am Mohammad Fazan Akram, a student of MBBS at King Edward Medical College, Lahore, and I am currently going through my third year academic studies. So I begin with my slideshow with this beautiful depiction. And what does it say? ये तस्वीर क्या कहती है कि हम आपके दिमाग में, आप अपने जहन की नशोनुमा के लिए जो खर्चा करते हैं ये आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन खर्च होता है. इन्वेस्टिंग इन योर माइंड इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योर इंटायर लाइफ. मज़बूत जहनों से ही मज़बूत कौमें बनती हैं और मज़बूत जहनों की जानिब भी KHRMS का ये स्टेप है कि वो आपके जहनों को मज़बूत बनाना चाहती है और वो चाहती है कि आप मज़बूत बने. सो दिस इज़ लाइक द फर्स्ट स्लाइड ऑफ माई प्रेजेंटेशन. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का टॉपिक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती क्या है बेसिकली हमें ये भी तो पता होना चाहिए. तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर्स व्हेन बैक्टीरिया, मैंने बोल्ड किया हुआ इसको, इस बात को नोट कर लें, बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होती है. तो जब बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी, बैक्टीरिया के अंदर कोई ऐसा काम हो जाना जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ अपने अंदर मुदाफ़ियत कायम कर लें, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. कि एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ फिर काम करना छोड़ जाएंगी. तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. इस अमल को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है. और जिन बैक्टीरिया में ये अमल हो जाए कि वो कुछ एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ अपने अंदर मुदाफ़ियत का निज़ाम कायम कर लें, तो उसको हम क्या कहेंगे, उन बैक्टीरिया को हम कहेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया. तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुदाफ़ियत का पैदा हो जाना. और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया किन्हें कहा जाता है, ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इससे रिलेटेड एक टर्म है, मिलती जुलती टर्म है. तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का आपने क्या करना है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो साइंस से रिलेटेड लोग हैं वो पढ़ लें. इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस भी है. अच्छा व्यूअर्स, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दें कि वॉइस बिल्कुल क्लियर है. सो आई विल रियली अप्रिशिएट दैट इफ़ यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट द वॉइस इज़ क्लियर. सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद आवर टॉपिक. कि एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस आज हमारा टॉपिक है. तो हमने जो टॉपिक रखा है, क्यों रखा है, इस टॉपिक को समझने की ज़रूरत आखिर क्या है. तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत के पेश नज़र मैंने कुछ चीज़ें इंक्लूड की हैं. यू कैन जस्ट रीड देम आउट. एंड दीज आर लाइक 28 लाख हर साल US के अंदर इन्फेक्शन होते हैं. तो थैंक यू सो मच हमजा बिन साजिद, ही हैज़ क्लैरिफाइड दैट द वॉइस इज़ absolutely clear and I really appreciate that. So I was telling you guys that what's the importance of understanding antibiotic resistance. 28 लाख से ज़्यादा हर साल अमेरिका के अंदर इन्फेक्शंस होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस होते हैं. तो ये बात समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है. अगर हर साल दुनिया के अंदर तो करोड़ों की तादाद में हर साल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं और लाखों की तादाद में अमवात हो रही हैं ऐसे इन्फेक्शंस की वजह से कि जो ऐसे बैक्टीरिया कॉज करते हैं जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है. अब पेनिसिलिन जो है ये सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर हुआ था. तो एंटीबायोटिक, अब बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बहुत अरसे से ये इस्तेमाल हो रहा है, तकरीबन 100 साल हो गए हैं. तो बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर पेनिसिलिन के खिलाफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो पैदा हो चुकी है. तो अब अगली जो बात है ना, इसके अंदर आप थोड़ी सी चेंजिंग कर लें. यहाँ पे लिखा हुआ है दैट्स द रीजन व्हाई द यूज़ ऑफ पेनिसिलिन हैज़ डिक्रीज. ऐसा नहीं है, पेनिसिलिन का यूज़ बिल्कुल डिक्रीज नहीं हुआ. और अमोक्सिल और ऑगमेंटन आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है. इन दोनों में पेनिसिलिन ही है, मेजर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पेनिसिलिन है.
तो इस्तेमाल तो हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जिनके अंदर पेनिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो चुकी है। तो इसलिए हमें जो है वो पावरफुल एंटीबायोटिक्स लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। अब और इसमें एक ज़रूरी बात है, हर शख्स का इसमें रोल है। आप सब ने मिलकर एंटीबायोटिक्स के खिलाफ लड़ना है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खिलाफ लड़ना है, एंटीबायोटिक से नहीं लड़ना शुरू कर देना। तो एनीवेज द लास्ट पॉइंट व्हिच आई हैव इंक्लूडेड इन माय स्लाइड इज दैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेक्स ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस मोर डिफिकल्ट एंड प्रोलॉन्ग्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल क्या दिया है? ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी जिसे हम कहते हैं, ये ट्यूबरक्यूलोसिस है। तो ट्यूबरक्यूलोसिस क्या है? ट्यूबरक्यूलोसिस एंटीबायोटिक थेरेपी से तकरीबन 6 माह में ट्रीट हो जाती है, सक्सेसफुली ट्रीट हो जाती है। लेकिन अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से इसका ट्रीटमेंट कहाँ तक चला जाता है? अप टू 2 ईयर्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से आप देखें कितना, तकरीबन 4 गुना ज़्यादा उस बेचारे को अब एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी, इंतजार करना पड़ेगा इलाज मुआवजे के लिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सबसे रिलेटेड है, हम सबको इस टॉपिक को समझना है बड़े अच्छे से। तो अभी हमारा लेक्चर जो है वो कंटिन्यू होगा। लेक्चर के एंड तक आपको जो ज़रूरी बातें हैं ना वो इंशाल्लाह करीम सब की सब समझ आ चुकी होंगी। तो जस्ट गाइस स्टिक अप विद मी एंड यस आई एम ऑल रेडी नाउ। ऑलराइट, सो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में मेजर जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो हमारे पास पहले से ही है, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? एंटीबायोटिक्स आर अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे एक बात क्लियर करता चाहूँ, ड्रग्स का मतलब नशा नहीं होता, सिर्फ नशावर अद्वियात नहीं होता। तमाम अद्वियात को, तमाम दवाइयों को क्या कहा जाता है? ड्रग्स। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, नशावर अद्वियात हैं और इलाज मुआवजे के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं। जो नशावर है वो क्या है? एडिक्टिव ड्रग्स। और जो इलाज मुआवजे के लिए यूज होती हैं वो क्या है? मेडिसिनल ड्रग्स। सिंपल। सो द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड इन 1928। अब जो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं मैट्रिक की या इंटरमीडिएट की, उन्हें पता होगा डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फ़र्क है। डिस्कवरी का मतलब क्या है? दरियाफ्त हुआ था, पहले से मौजूद था, हमें पता नहीं था, बाद में हमें पता चला। ऑलराइट, in 1928 we discovered that there is a drug penicillin and this substance has antibiotic activity. Alright, so now antibiotics are used widely with an estimated uses of 100,000 tons each year. My goodness, that's a huge amount. 1,00,000 टन हर साल तकरीबन एंटीबायोटिक इस्तेमाल होते हैं, और 1 टन आपको पता है 1,000 किलो का होता है। अब एक और यहाँ पे बड़ी मतलब अनोखी बात है कि 2/3 ऑफ द टोटल अमाउंट इज गिवन टू एनिमल्स। लाइक हम जानवरों को भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और वो भी इतनी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं कि टोटल जो 1,00,000 टन हर साल इस्तेमाल होते हैं एंटीबायोटिक्स, उनमें से तकरीबन 2/3 जानवरों को ही दिए जाते हैं। सो दैट वाज लाइक सम सॉर्ट ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग सम बेसिक मैकेनिज्म्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। तो ये बेसिक मैकेनिज्म्स ये सिर्फ साइंस से रिलेटेड जो लोग हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें पढ़ लें। जो बात आप लोगों के लिए समझना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बैक्टीरिया कैन ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया। जो लास्ट बात है कि बैक्टीरिया कैन ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया। हम अगर कोई बात सीखें, अगर किसी शख्स का वालिद डॉक्टर है तो उसका बच्चा पैदा होते ही डॉक्टर नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ना, अगर एक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था, उसकी सारी नस्ल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होगी। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ऑलराइट, और इस वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो इसकी अहमियत बढ़ जाती है कि अगर एक बैक्टीरिया के अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो गई तो इसकी सारी नस्लें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होंगी। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज़ रियली अलार्मिंग एंड वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। Now this is a very beautiful depiction, a figure where you can understand how does antibiotic resistance happens. हम सब के लिए ये जानना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट फिर भी हो तो अच्छी बात है। ऑलराइट, तो आप इस फिगर को देख सकते हैं कि लाइक किसी का गला ख़राब हुआ या उसके सर दर्द हुई, उसने शुरू कर दिया एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐड कर रहे हैं कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया पे। अब जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, यू हैव टू रिकॉल योर नॉलेज, व्हाट इज़ अ कॉलोनी। कॉलोनी क्या होती है? अपना नॉलेज रिकॉल करें, याद नहीं आ रहा तो जाके बायोलॉजी की बुक से दोबारा पढ़ें, अभी टाइम कम है। ऑलराइट, सो एंटीबायोटिक्स किल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। ऑलराइट, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कि बच जाएंगे, वो नहीं मरेंगे उस एंटीबायोटिक से। क्यों? उनके डीएनए में कुछ म्यूटेशंस होंगी जिसकी वजह से उनकी खुसूसियात तब्दील होंगी। अब ये देखें, इनके साथ हमने ढाल बनाई है। ढाल क्यों बनाई है? इनके पास लोहे की ढाल नहीं आती, ये बात ज़हन में रखनी है, लेकिन ये ढाल हमने बनाई है ये बात शो करने के लिए कि इन बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है। अब ये वाला एंटीबायोटिक इस पर काम नहीं करने वाला। जिस तरह हम कहते हैं ना कि बच्चों को ज़्यादा नहीं मारना चाहिए, बच्चे ढीठ हो जाते हैं, इसी तरह भाई बैक्टीरिया भी ढीठ हो जाते हैं। आपने उनको ये एंटीबायोटिक दी, सब मर गए, लेकिन कुछ एक आध ऐसा था जिसको तरीका आ गया कि मैंने इस एंटीबायोटिक से लड़ना क्या है। जब बैक्टीरिया ये तरीका सीख जाए एंटीबायोटिक से लड़ने का, इसको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब ये बैक्टीरिया क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया।
ये एंटीबायोटिक इस पर असर नहीं करेगा, कोई और एंटीबायोटिक हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस बैक्टीरिया की जितनी नस्ल है, ऑल हैव द जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, सब के सब। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, ऑलराइट, आई गेस इट्स ऑलराइट नाउ, देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ कनेक्शन प्रॉब्लम, ऑलराइट। तो अब ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन बन गई है हमारी बैक्टीरिया की, जिन पर एंटीबायोटिक्स जो है वो असरअंदाज नहीं होंगे। कॉजेज़ क्या हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की डेवलपमेंट के, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सम इंपॉर्टेंट कॉजेज़ मैंने यहाँ पे जो है वो डिस्कस किए हैं कि यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन डिजीजेज इन विच दे हैव नो एफिकेसी, फॉर एग्जांपल यूजिंग एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट वायरल इलनेसेस सच एज फ्लू। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वायरस से जो बीमारियाँ होंगी एंटीबायोटिक्स उनको ठीक नहीं कर सकती। हमने एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको याद हो तो, क्या डेफिनेशन थी? एंटीबायोटिक्स आर अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसलिए एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होंगे, वायरल इन्फेक्शन में यूज़ नहीं हो सकते। दूसरी वजह क्या है? नॉट कंप्लीटिंग द रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी। यार ये इतनी अहम वजह है ना, और इतने आम लोग जो हैं वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। डॉक्टर आपको कहता है कि 10 दिन आपने एंटीबायोटिक्स लेने हैं, लेकिन आप लेते हैं सिर्फ 2 दिन। 2 दिन बाद आप हो गए ठीक, आपने कहा अब तो मुझे एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुआ क्या? अक्सर एंटीबायोटिक्स मर गए थे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया, अक्सर बैक्टीरिया मर चुके थे उस एंटीबायोटिक से, कुछ बैक्टीरिया अभी जिंदा थे। आपने अब जब 2 दिन बाद एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दी, तो जो जिंदा बैक्टीरिया थे वो अपनी नस्ल बढ़ाएंगे, आप दोबारा बीमार होंगे। जब दोबारा बीमार होंगे आप वही वाली एंटीबायोटिक दोबारा लेंगे, अब उन बैक्टीरिया में से दोबारा कुछ बैक्टीरिया बच जाएंगे। जब बार बार उनको इसी तरह एक ही एंटीबायोटिक मिलेगी तो वो समझ जाएंगे कि ये एंटीबायोटिक काम क्या करती है, किस तरह आके हमें मारती है, किस तरह आके हमारा काम तमाम करती है। जब वो ये समझ जाएंगे तो वो आगे से एक काउंटर मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लेंगे और फिर उन पर वो एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। इसलिए आपको अगर डॉक्टर 10 दिन के लिए प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आप 10 दिन के लिए ही लें, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाए, बार बार उनको वो एंटीबायोटिक ना मिले और वो बार बार जो है वो एंटीबायोटिक के साथ एक्सपोज ना हो। अननेसेसरी एक्सपोजर आपने मिनिमाइज़ करना है। तो यहाँ पे जो आम लोगों के लिए समझने वाली बात है वो ये है कि आपने डॉक्टर की बात माननी है। आप समझते हैं कि यार हम ठीक हो गए, अब 30-40 रुपये हम और क्यों लगाएं एंटीबायोटिक्स लेते लेते, लेकिन यार डॉक्टर ने जो कहा है, यू गाइज हैव टू बी कंप्लायंट, ऑलराइट। Now the another very important usage of antibiotics against mild and weak infections that can also be fought successfully by the body's defense system। बॉडी के डिफेंस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहा जाता है। इम्यून सिस्टम खुद भी एक ताकत रखता है कि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को फाइट कर सके। बाज़ औक़ात हम छोटे मोटे इन्फेक्शंस के लिए भी एंटीबायोटिक्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इससे भी यही होता है कि बैक्टीरिया को बार बार एंटीबायोटिक्स देखने को मिलते हैं और वो फिर समझ जाते हैं एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और फिर वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव over. So this is another picture which I have taken from like a tutorial, and this is a very beautiful depiction of how what are the different causes of antibiotic resistance। तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग क्या है, ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्राइसिस। ग्लोबल से मुराद पूरी दुनिया का ये मसला है, सिर्फ किसी एक इलाके का नहीं है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो रीजंस है वो लिखी हुई हैं, ये मैंने पहले भी आपको बता दिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइक सम फ्यूचर इम्पैक्ट्स कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से मुस्तकबिल करीब में क्या क्या परेशानियां हमें फेस करना पड़ सकती हैं। नंबर 1, इवन माइनर इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया मे कॉज डेथ। ओ माय गॉड, निमोनिया, आज हर किसी को निमोनिया होता है, तो हर कोई मरता तो नहीं है निमोनिया से, लोग ठीक हो जाते हैं। क्यों ठीक होते हैं? क्योंकि हम निमोनिया जब होता है किसी को, हमें पता चलता है इसको निमोनिया, हम उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं जो कि निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया को कत्ल कर देते हैं, किल कर देते हैं। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो गई निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया में, फिर पता है क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, हम वो एंटीबायोटिक्स देंगे, लेकिन उनकी वजह से निमोनिया ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया तो मर ही नहीं रहे। इससे क्या होगा? माइनर इन्फेक्शंस की वजह से भी डेथ कॉज होगी, और डेथ्स जो हैं वो डेथ्स की अक्रेंस स्टार्ट हो जाएगी छोटे छोटे इन्फेक्शन से। दूसरी क्या वजह है? मॉडर्न मेडिकल टेक्निक्स, यानी कि दूसरा क्या असर हो सकता है मुस्तकबिल करीब में, दैट इज़ दैट मॉडर्न मेडिकल टेक्निक्स लाइक कीमोथेरेपी एंड सर्जरी विल फिनिश। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर्जरी में एंटीबायोटिक्स का क्या काम है। भाई यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने क्लियर करता चलूँ। बैक्टीरिया का लफ्ज़ आप लोग सुनते हैं, सो व्हाट कम्स इनटू योर माइंड व्हेनेवर यू लिसन टू द वर्ड बैक्टीरिया? आप लोग समझते होंगे बड़ी हैबतनाक चीज़ है जो हमें बीमार कर देगी। ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया ऐसी हैं जिस तरह आपके इर्द गिर्द जानवर हैं। जानवरों में कुत्ता भी है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, भेड़िया भी है जिसको देखते ही आप भाग जाएंगे, बिल्ली भी है जो कितनी मासूम और खूबसूरत है, और शेर भी है जो कि आपको खा जाएगा। तो इसी तरह बैक्टीरिया में बहुत सारी नस्लें ऐसी हैं जो हमारे लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, और बहुत सारी नस्लें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं, और वो इन्फेक्शन कॉजिंग जो एजेंट्स हैं वो हमारे लिए अलार्मिंग है। तो अब होता क्या है, हमारी बॉडी में भी बैक्टीरिया जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। जब हम सर्जरी करते हैं
तो अब ये फ़ायदा पहुंचाने वाले बैक्टीरिया तब तक ही हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे जब तक ये उस जगह पर हैं जो जगह इनकी है। फॉर एग्जांपल इंटेस्टीन्स है, आंतें हैं, अगर कोई बैक्टीरिया आंतों में है हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है, लेकिन वही बैक्टीरिया दिमाग तक पहुंच गया, खून में पहुंच गया तो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो सर्जरी में क्या होता है, ये चांस इंक्रीज़ हो जाता है एक बैक्टीरिया का एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का। अब इन्फेक्शन हो सकता है, माहौल में भी करोड़ों बैक्टीरिया हमारे इर्द गिर्द, अरबों खरबों बैक्टीरिया हैं, तो अगर हम सर्जरी करते हैं तो हम उसको ओपन कर रहे हैं, उसके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसको एक्सपोज कर रहे हैं इन्वायरमेंट से, तो चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे उसके एंटीबायोटिक से मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसी तरह डेंटल प्रोसीजर्स, छोटा छोटा, आप लोगों में से आपके घर में अक्सर ऐसे लोग होंगे, हर किसी के घर में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डेंटल सर्जरी करवाई होगी, कोई दांत निकलवाया होगा, कोई फिलिंग वगैरह करवाई होगी, सफाई करवाई होगी दांत की। लेकिन अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो ये सारे डेंटल प्रोसीजर्स जो हैं ये हम नहीं यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि जब हम डेंटल सर्जरी करते हैं तब बैक्टीरिया या दांतों से हमारे जिस्म के अंदर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट ख़त्म हो गया तो यही बैक्टीरिया हमें सेप्सिस कॉज करके डेथ भी कॉज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड वी नीड टू फाइट अगेंस्ट दिस। तो नए एंटीबायोटिक्स मजीद लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट एंड स्लो। नए एंटीबायोटिक्स बनाना ज़रा डिफ़िकल्ट है, स्लो होता है, इसलिए भी ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। या पढ़ ले सकते हैं एंड महंगे भी होते हैं नए तरीके। सिंगल एंटीबायोटिक अगेंस्ट सिंगल बैक्टीरिया मेड अंडर द एंटीबायोटिक यूजलेस अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन। ऐसा भी मुमकिन है कि 10-15 साल एक एंटीबायोटिक एक इन्फेक्शन को ठीक करता रहा है, लेकिन 10-15 साल बाद वो काम करना ही छोड़ दे, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उनके अंदर अब एक मुदाफ़ियत का निज़ाम पैदा हो चुका है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, हमारे पास बहुत अच्छी बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं लाइक जीन एडिटिंग एट्सेट्रा। तो इन बायोलॉजिकल टेक्निक्स की वजह से हम नए एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। तकरीबन 45 ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो आजकल फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में से गुजर रहे हैं। तो एक बहरहाल इसमें एक बैरियर है, वो क्या है, फाइनेंस इशू। चीज़ रिसर्च प्रोसेसेस के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, अरबों खरबों रुपये चाहिए, और फिर इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ रिसर्चेज करती हैं, तो जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ उतना ही ज़्यादा सरमाया चाहिए रिसर्चेज के लिए। तो यहाँ पे एक बात जो है वो हमारे लिए थोड़ी सी खुशी की बात है, वो ये है कि तकरीबन 45 ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो बिल्कुल नए हैं, लेकिन अभी तक हम उनको टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग में जा रहे हैं। फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स का क्या मतलब है, ये जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, बाकियों के लिए तो नहीं है। कि जो दवाई है ना, ऐसा नहीं है कि कोई शख्स भी उठ के कह दे कि ये मैंने दवाई बनाई है और लोग उस दवाई को जो है वो सबको देना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं है। बल्कि दवाइयों की बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की जाती है, रिगरस टेस्टिंग होती है। सबसे पहले तो उनकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, उनकी कंपोजिशन को देखा जाता है, समझा जाता है कि इस केमिकल कंपोजिशन वाले एंटीबायोटिक्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी में। फिर उनको थोड़े से जानवरों में टेस्ट किया जाता है, फिर ज़्यादा जानवरों में टेस्ट किया जाता है, फिर थोड़े पेशेंट्स में चेक किया जाता है, फिर ज़्यादा लोगों में चेक किया जाता है, फिर मार्केट में आते हैं, और मार्केट में आने के बाद भी जिन लोगों को दी जाती है वो तब ही दी जाती है जब उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। फिर जिन्हें दी जाती है साल हर साल डॉक्टर्स उनसे राब्ते में रहते हैं, चेक करते हैं कहीं इनके अंदर दिल का मसला तो नहीं पैदा हुआ, दिमाग का मसला तो नहीं पैदा हुआ, जिगर का मसला तो नहीं पैदा हुआ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं है। हम सिर्फ अब्रॉड US UK एट्सेट्रा इस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो भी रिसर्चेज हो रही हैं, हमारा सारा सिस्टम जो है ना, हर फील्ड का सिस्टम उन्हीं पे डिपेंडेंट है ऑलमोस्ट। तो वो लोग ही एंटीबायोटिक से रिलेटेड रिसर्च करेंगे और हमारे पास बायोडेटा आएगा, उस बायोडेटा के बेसिस पे हम एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एनीवेज देयर आर सम थिंग्स, certain things which are of happiness and certain things which are alarming like this slide. Alright, so measures taken to face antibiotic resistance. मैंने यहाँ एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उस आर्टिकल में से मैंने एज इट इज़ एक पैराग्राफ कॉपी किया है जिसमें बताया गया है कि आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के इस मसले को टैकल करने के लिए बैनुल-अक़वामी तौर पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। तो उनमें एक बात तो ये है कि यहाँ पे बताया गया है कि UK गवर्नमेंट ने ना अलग से एक शख्स को यही काम दिया है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खिलाफ जो है लाइहा अमल तैयार करें। और उन्होंने क्या किया है कि एंटीबायोटिक्स को अब सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। जब एंटीबायोटिक्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा तभी एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। जानवरों के अंदर एंटीबायोटिक्स का जो है वो यूजेज जो है कम किया जाएगा। और इस तरह के बहुत सारे उन्होंने जो रिफॉर्म्स जो है, इकनॉमिक रिफॉर्म्स भी और लाइक कानूनी रिफॉर्म्स भी लेके आए हैं। इस तरह के रिफॉर्म्स बाकी हुकूमतों में भी लाना बहुत ज़रूरी है। अब अवाम जो है वो ताउन करेगी तभी हुकूमत का कोई काम कामयाब होता है, वरना तो बिल्कुल कामयाब नहीं होता। और हुकूमत भी करेगी तभी कुछ ना कुछ होगा। एनीवेज
जो इदारे हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को देखें। हाउ टू फेस द चैलेंज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यहाँ पे यार थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, यू गाइस नीड टू फॉरगिव मी फॉर दैट, ऑलराइट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, सो हर शोबे से रिलेटेड लोगों का मैंने कहा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से लड़ने में एक काम है, तो वो क्या काम है, क्या क्या काम अपने प्ले करना है। तो वी हैव गॉट सम डूज एंड डोंट्स फॉर पेशेंट्स, क्या करने के काम है, क्या ना करने के काम है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब एंड टेक एंटीबायोटिक्स ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आपको एक मुस्तनद डॉक्टर एंटीबायोटिक्स की हिदायत दे तभी आपने एंटीबायोटिक्स लेने हैं, खुद से एंटीबायोटिक्स नहीं लेने और मुस्तनद डॉक्टर्स के पास ही जाने हैं। देखिए, आप मोची के पास कपड़े सिलवाने नहीं जाएंगे, दर्जी के पास जूते लेके नहीं जाएंगे कि मेरे जूते ठीक करके दो। आप हर शोबे के माहिर से ही उस शोबे के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, उलमाए दीन से ही दीन सीखा जाता है। इसी तरह डॉक्टर्स के बारे में भी आप यही अप्रोच इख्तियार करें ना कि आपने एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की कहे पर ही लेने हैं, उससे पहले नहीं लेने। अब डॉक्टर ने कह दिया, फिर डॉक्टर की बात भी माननी है। दैट इज़ व्हाट आई हैव मेंशन्ड इन द सेकंड पॉइंट। ऑलवेज कंप्लीट द एंटीबायोटिक कोर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा है 5 दिन लेनी है, 5 दिन लेनी है। डॉक्टर ने कहा है 10 दिन लेनी है, 10 दिन ही आपने एंटीबायोटिक लेने हैं। ये नहीं आपने कहना कि मैं ठीक हो गया हूँ तो अब मैं एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो रोक रहा हूँ, नहीं। ऑलराइट, डू नॉट थिंक दैट एंटीबायोटिक्स कैन क्योर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एलिमेंट्स। ये एक हमारे यहाँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डिसऑर्डर है कि हमें नहीं पता कि एंटीबायोटिक किसी जादू का नाम नहीं है कि हर किस्म की बीमारी को ठीक करेगा, बल्कि इसने सिर्फ बैक्टीरिया को मारना है, और वो भी खास किस्म के बैक्टीरिया। हर एंटीबायोटिक अब खास किस्म के बैक्टीरिया को ही मार रहा होता है, तो आपने एंटीबायोटिक्स को सिर्फ उसी किस्म के बैक्टीरिया के खिलाफ जो है वो यूज़ करना है। यहाँ पे भी वैसे एक बैरियर है, हमारे यहाँ रिसर्च कम होती है, वरना अब्रॉड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो ऐसा होता है कि पहले पेशेंट के लैब टेस्ट एक्सेट्रा किए जाते हैं और उसकी सेंसिटिविटी मेजर की जाती है, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी देखा जाता है, क्या ये एंटीबायोटिक इसके लिए फ़ायदेमंद होगा, तभी उसको एंटीबायोटिक जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना सरमाया नहीं है, इतने लैब्स नहीं है, इतने लैब टेस्ट एक्सेट्रा अवेलेबल नहीं है, तो फिर जितना एक हो सकता है हम उतना ही कर सकते हैं। Anyways, we've got some do's and don'ts for doctors. There are certain things which doctors should also do, and they have to make sure that they carefully prescribe antibiotics. They educate the patients. डॉक्टर्स ने ही मरीज़ों को बताना है। अब किताबें उन्होंने पढ़ी हुई हैं, इंजीनियर तो इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ेगा, इंग्लिश लिटरेचर वाला इंग्लिश लिटरेचर की बुक पढ़ेगा, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस खाक पढ़ेगा। तो डॉक्टर्स का काम है कि वो मरीज़ों को और मरीज़ों के लवाहिकीन को बताएं इन चीज़ों से मुतल्लिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी और इससे रिलेटेड और भी इस तरह की मेडिसिन से रिलेटेड और भी जितने भी मसाइल हैं, तो उन्हीं को बताना पड़ेगा। KHRMS इसीलिए ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जनरल पब्लिक को एजुकेट करने का जो है वो इंतज़ाम कर रहा है, और इंशाल्लाह इन द अपकमिंग डेज वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर वर्क एंड वी आर गोइंग टू engage more and more of the general public. Now, don't prescribe antibiotics for minor problems. This is what doctors need to do. Anyways, we've got do's and don'ts for scientists. Scientists को क्या करना है, रिसर्च करनी है, नए एंटीबायोटिक्स बनाने हैं और मुतबादिल रास्ते जो हैं वो तलाश करने हैं, किस तरह हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करें। उसके बाद हमारे पास हैं डूज एंड डोंट्स फॉर पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे, उन्होंने भी पॉलिसी मेकर्स जो मुकन्नन आए कानून साज इदारे हैं, उनके वो प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू और डिफरेंट लर्निंग सेशन अरेंज करवा कर लोगों के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में आगाही क्रिएट कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो उनको चाहिए कि ऐसा करें। आप मीडिया पे जो चीज़ें देखते हैं, चाहते ना चाहते हुए उसका असर ज़रूर होता है आप पर। तो अगर वो इस तरह की बातें आप तक पहुँचाएँगे तो फिर इससे ये होगा कि पॉलिसी मेकर्स के थ्रू जनरल पब्लिक के अंदर इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट होगी। ऑलराइट, now policy makers have also need to ensure only safe use of antibiotics. They have to restrict over the counter sales. इस बात से आप लोग भी नाखुश होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग एंटीबायोटिक्स आज खुद ले लेते हैं, जबकि उसूल ये है कि जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप यानी कि वो जो पर्ची है जिस पे डॉक्टर ने एंटीबायोटिक का ना लिखा हो, तब तक एंटीबायोटिक्स जो है वो फार्मेसी वाला आपको नहीं दे सकता। लेकिन जहाँ पे तो इसके बारे में कोई अमल दरामद नहीं है, और अगर अमल दरामद करवाया जाएगा तो आप लोग भी नाराज़ होंगे। तो आप लोग इस बात को समझे ना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है, इसीलिए सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर ही एंटीबायोटिक्स देने चाहिए। इसके अलावा पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो अच्छे डॉक्टर्स जो है प्रोवाइड करें दूर दराज इलाकों में भी। वीव गॉट डूज एंड डोंट्स फॉर फार्मर्स। आप देखिए, मैंने जैसे ही हमारी जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई थी, आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ था, मैंने स्टार्ट में एक बात आपसे कही थी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ये टॉपिक हर किसी के लिए समझना ज़रूरी है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फील्ड से है।
तो आप देखिए यहाँ पे अब फार्मर्स के लिए भी कुछ हिदायत हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड, जो मैंने पहले भी जिक्र की थी, आप ये पढ़ सकते हैं कि सिर्फ बीमार जानवरों को एंटीबायोटिक्स देने हैं, वो भी तब जब एक जानवरों के डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर ने कहा है। अब मैं, कुछ लोग हमारे साथ शायद लेट ज्वाइन किया हो कुछ लोगों ने, तो मैं जल्दी से ना एक रिकैप आपको दे देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। ऑलराइट, क्या क्या डिस्कस किया है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड इट्स फ्यूचर इम्पैक्ट्स वाज द टॉपिक। फर्स्ट थिंग वाज दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, एंड देन वी हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। एंटीबायोटिक्स ने बैक्टीरिया को मारना होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बैक्टीरिया कुछ ऐसा तरीका सीख जाते हैं कि वो एंटीबायोटिक से बच जाते हैं। उनके इस तरीके सीखने के अमल को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सिंपल। इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने बताई थी कि इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है और जो इन्फेक्शन है उनकी ट्रीटमेंट का टाइम बढ़ जाता है, और इस तरह बहुत सारे इन्फेक्शंस जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन की वजह से हो रही हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को मारती हैं, जो उनकी ग्रोथ को रोकती हैं, ठीक है। और बेसिक मैकेनिज्म्स क्या डेवलपमेंट के, ये हमने डिस्कस किए थे। ये पिक्चर थी, आप लोग इसको दोबारा देख लें कि एंटीबायोटिक किस तरह होते हैं डेवलप। कुछ बैक्टीरिया नहीं मरते, बच जाते हैं, उनके अंदर मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है, वो फिर अपनी नस्लों में मुदाफ़ियत जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ट्रांसफर कर देते हैं। ऑलराइट, कॉजेज़ क्या डेवलपमेंट की? अपने आप को खुद ही एंटीबायोटिक्स देना, खुद ही लेते रहना, कंप्लीट कोर्स ना करना, जितना डॉक्टर ने कहा था उतने एंटीबायोटिक्स ना लेना, और एंटीबायोटिक्स का छोटे छोटे इन्फेक्शन के खिलाफ इस्तेमाल, जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम जो है वो खुद ब खुद ही जिनसे लड़ सकता था उनके खिलाफ भी इस्तेमाल करना। ऑलराइट, सो ये थी कॉजेज़। उसके बाद ग्लोबल एंटीबायोटिक क्राइसिस के नाम से ये एक ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन थी जिस पे आप देख सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के फैलने की क्या वजूहत हैं। फ्यूचर इम्पैक्ट्स क्या हैं? छोटे छोटे इन्फेक्शन की वजह से अमवात हो सकती हैं। कीमोथेरेपी, सर्जरी, डेंटल सर्जरी, दांत के जो काम हैं, जर्राही के दीगर जो मतलब प्रोसीजर्स हैं वो सब के सब खत्म हो जाएंगे अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैल जाती है। और नए एंटीबायोटिक्स बनेंगे नहीं तो पुराने एंटीबायोटिक्स के नाकारा होने की वजह से बहुत सारे मसाइल होंगे, ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? हमारे पास बहुत ज़्यादा तहकीक हो चुकी है, इसलिए जीन एडिटिंग वगैरह हमारे पास है तो हम अच्छे एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। ऑलराइट, मेजर्स क्या क्या इकदाम किए गए हैं, इसमें हमने कुछ इकदाम के बारे में डिस्कशन की थी। आप लोगों ने क्या करना है? डॉक्टर की बात माननी है। यू गाइज हैव टू डू जस्ट दिस थिंग, सिंगल थिंग। और अब आप तो डॉक्टर की बात मान लेंगे, लेकिन जो इतनी ज़्यादा पब्लिक है जो डॉक्टर की बात नहीं मान रही, उनको आप कैसे मनाएंगे? यू गाइज हैव टू रेफर दिस वीडियो, शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो with all of your relatives, with your friends and with your family, and tell them to come over and listen to this informative video। तो वो सुने, जाने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, उन तक आप ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी समझें कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितना बड़ा जो है वो चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है। और फिर बाकी चीज़ें हमने डिस्कस की। आई होप कि आपको जितनी ज़रूरी चीज़ें थी, ऑफ कोर्स ईच एंड एवरीथिंग तो आपने याद ही करनी थी, आपका कोई एग्ज़ाम तो होना नहीं है इसमें से, लेकिन जो ज़रूरी था आपके लिए समझना, मुझे उम्मीद है कि आपको उतना समझ आ गया होगा और आइंदा आप एंटीबायोटिक्स के मामले में बिलखुसूस डॉक्टर्स की बात को माना करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जितने भी आपके पास सजेशंस हैं, वी रियली अप्रिशिएट योर सजेशंस, वी रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक। अगर आप समझते हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं मेडिसिन से रिलेटेड जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, इसी तरह के तो नहीं, इसकी तो क्वालिटी बहुत मतलब कम है। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू अरेंज वेरी लाइक हाईली टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सॉर्ट ऑफ ट्यूटोरियल्स एंड पॉडकास्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। अगली दफ़ा हम बहुत अच्छा अरेंजमेंट करेंगे। तो आप अगर समझते हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में उन टॉपिक्स के बारे में बताएं, अपनी सजेशंस दें। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास तो आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, अगर रेलिवेंट हुए तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि उनका जवाब दिया जाए आप लोगों को। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग टुडेज डिस्कशन। आई होप दैट इट वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।